सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट को और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिहार जो बीपीएससी के एग्ज़ाम है उसके लिए। तो बिहार बजट के साथ साथ बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है और साथ ही भारत का भी एक हम लोग देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ज़रूर एक क्वेश्चन रहता है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार बजट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट 2026-27। 1 मिनट। 3 फरवरी 2026 को पेश, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। तो देखिए, ये आपसे नहीं पूछेगा कि कब पेश किया गया, बट किसके द्वारा किया गया तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 69 बीपीएससी में ये पूछा था कि बिहार के मतलब इसी से रिलेटेड था कि उप मुख्यमंत्री कौन है या फिर किसके द्वारा जो बजट है उसको पेश किया गया है। जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार हर साल जो करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, यानी पिछला साल वाले कौन किए थे तो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो इस बार वाला ये हो सकता है कि आपसे पूछ दे, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि बजट का आकार कितना था इस बार, तो 3,47,589, यानी 3,4,7,589.76 करोड़ था बजट का आकार। 2025-26 में बजट का आकार कितना था तो 3,16,895 करोड़, और पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई। यानी कि ये आपसे पूछ सकता है, परसेंटेज में पूछे तो 9.68% की वृद्धि हुई है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा देखिए, एक्चुअल डाटा को याद करने के लिए या तो आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको बार बार लिखना होगा, तब जाके याद होगा, क्योंकि ऐसे नहीं याद हो पाएगा। इसमें बहुत सारे डाटा हैं और इम्पॉर्टेंट भी है ये, तो सभी नहीं याद करने हैं, बट अब पता नहीं कहाँ से पूछ दे, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इसको बार बार लिखने से याद हो जाता है। मैं बार बार लिखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है ये। ठीक है। तो ये मेरे खुद को हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और मैंने इसको बनाया है, तो सोचा मैं क्यों ना इस पर वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए, कुल प्राप्ति की बात करें तो इस बार कुल प्राप्ति कितना रहा है तो 3,47,752.60 करोड़। ठीक है। अब राजस्व प्राप्ति इसमें 2 प्रकार की है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है ये। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो सरकार की जो है अपनी कमाई की तरह होता है। कहने का मतलब कि इससे ना तो सरकार पे कोई कर्ज बढ़ता है और ना ही कोई संपत्ति बढ़ती है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो राजस्व प्राप्ति की अगर बात करें तो इसके उदाहरण हो सकते हैं कि जब हम लोग जीएसटी या इनकम टैक्स देते हैं वो हो जाएगा, और जो हम लोग को ये लगता है बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं तो जुर्माना, तो वो हो जाता है राजस्व प्राप्ति सरकार का। और साथ ही जो अस्पताल में जो ये पर्ची की फ़ीस होती है तो वो हो जाता है, वो भी राजस्व प्राप्ति में आ जाता है। बात करें अगर पूंजीगत प्राप्ति की तो ये ये इसके उलट है। क्या तो सरकार पर इसमें जो है सरकार पर कर्ज भी बढ़ जाता है और सरकार की जो संपत्ति है वो भी ये कम कर देता है पूंजीगत प्राप्ति। तो इस बार कितना रहा है तो 62,475.49 करोड़। ठीक है। तो हम लोग फिर इसका भी देखते हैं क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो इसमें हो जाएगा जो LIC का जो शेयर बेचा जाता है वो हो जाएगा, और विश्व बैंक का जो कर्ज हम लोग जो बाहर से जो कर्ज लेते हैं, और साथ ही अगर हम लोग देखें तो किसी दूसरे देश को दिया गया कर्ज, यानी मान लीजिए कि भारत जो है नेपाल को कोई कर्ज दिया और वहाँ से उसको वो कर्ज नेपाल ने वापस भारत को कर दिया, तो वो भी एक इसमें आ जाता है पूंजीगत प्राप्ति में। अब देखते हैं हम लोग कुल व्यय का मतलब होता है खर्च कितना है तो 3,47,589.76 करोड़। तो ये भी 2 प्रकार के होते थे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय जो है वो एक ऐसा खर्च है कि जो रोज़मर्रा के जो कामकाज हैं उसको चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग घर का राशन खरीदते हैं, बिजली का बिल भरना, नौकर को सैलरी देना, साथ ही कोई चीज़ नहीं आती है तो ये सब इसमें हो जाएगा।
और पूंजीगत व्यय जो होता है वो निवेश की तरह होता है, जिसमें नई संपत्ति बनती है और पुराना जो कर्ज है वो कम हो जाता है, पुराना कर्ज कम हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि घर बनाना है, लैपटॉप खरीदना, बैंक का पुराना लोन चुका देना, तो इससे अपनी ताकत बढ़ती है और बोझ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सक्रिय व्यय। तो 1,22,155.42 करोड़ और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय तो 2,25,434.34 करोड़। ठीक है, ये दोनों मिलाकर होता है कुल व्यय। तो ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुल प्राप्ति और कुल व्यय, इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो केंद्र से प्राप्त कुल राजस्व जो केंद्र द्वारा प्राप्त होता है तो वो कितना है बिहार को, तो 2,10,74,100.12 करोड़। और करों का हिस्सा इसमें कितना है, तो 1,58,178.32 करोड़। सहायता अनुदान की बात करें तो केंद्र द्वारा सहायता अनुदान कितना मिला है, तो 51,895.80 करोड़। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले समझिए कि सरकार के पास एक बजट है जिसमें सरकार की आय और सरकार के खर्च शामिल होती है। यानी सरकार, यहाँ पे समझते हैं, सरकार के राजकोषीय घाटा बता रही, सरकार की आय और एक होता है सरकार का खर्च, सरकार का खर्च। अब मान लीजिए कि सरकार की कुल आय 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन उसका खर्च 120 रुपये हो गया। आय कितनी थी, तो 100, तो अब खर्च कितना हो गया, 120 रुपये। तो ये जो 20 रुपये की कमी रह गई उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें कि मतलब आसान भाषा में समझे, तो जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। कितना है इस बार, तो 39,111.80 करोड़। यानी ज़्यादातर ये आपसे परसेंटेज में पूछता है, 2.99%। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि राजस्व बचत। तो सिंपल यहाँ पे राजस्व प्राप्ति और राजस्व बचत को हम लोग हटा देते हैं, तो राजस्व बचत कितना आ जाता है, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे देखें कि राजस्व प्राप्ति का मतलब कि यहाँ पे देखिए 2,85,277 हमने देखा और राजस्व व्यय कितना देखे थे, तो 2,84,133। तो अब हम दोनों को इसी में घटा देंगे, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व बचत, तो निकल जाएगा हमारा राजकोषीय राजस्व बचत। यहाँ पे बचत नहीं होगा, एक्चुअली लिखने में गलती हुई है, व्यय होगा। ठीक है, व्यय होगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 निश्चय 3 के लिए 7 निश्चय 3 के लिए आवंटित राशि कितनी है, तो 14,800 करोड़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 7 निश्चय योजना, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 7 निश्चय योजना है वो 5-5 सालों के लिए बनाई जाती है। तो अभी क्या चल रहा है, 7 निश्चय 3 जो 2025 से 30 तक ये चलेगा, 7 निश्चय योजना 3। और तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 14,800 करोड़। 7 निश्चय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है, इसलिए ये सरकार द्वारा चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि कहाँ से आता है रुपए, कहाँ से आता है बजट में, तो रुपए कहाँ से, तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश। तो केंद्रीय करों में राज्यों के अंश से 45.49%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92 करोड़, लोक ऋण से 17.81%, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान 14.92% और राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व से 4.27 और ऋण वसूली से 0.15%। ये ऊपर वाला थोड़ा याद रखना जरूरी होता है, 4 मेन। ठीक है, रुपए कहाँ जाता है, तो सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा। सामाजिक सेवा में जाता है 41.55,
और सामान्य सेवा में 28.12, आर्थिक सेवा में 23 तो देखिए अब समाज सेवा क्या है और सामाजिक सेवा क्या है। सामाजिक सेवा मतलब मान लीजिए सरकार द्वारा कोई स्कीम निकाली जाती है, जैसे महिलाओं को लेकर या फिर जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए, विकलांग लोगों के लिए, मतलब समाज की सेवा के लिए जो निकाली जाती है। सामान्य सेवा का मतलब होता है कि जो ज़रूरत है राज्य को, जैसे सड़क की, बिजली की, जल की, तो ये है सामान्य सेवा। और आर्थिक सेवा तो पता ही है, रुपए पैसे से। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख विभागों में बजटीय आवंटन। तो सबसे ज़्यादा इस बार किस में हुआ है, तो शिक्षा में। कितना, तो 68,216 करोड़। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास 23,701 करोड़। एंड देन आता है स्वास्थ्य, जिसमें 21,270 करोड़। और साथ ही ऊर्जा की बात करें तो 18,737 करोड़। कृषि में 3,486 करोड़, 46 करोड़ सॉरी। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पूछ देगा कि इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आवंटित किया गया है, तो शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि। विकास दर का अनुमान कितना है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 14.9%। भारत के कुल मखाना का उत्पादन का 85% और लीची का 23% बिहार में उत्पादन होता है। ठीक है, और ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग डाटा को यूज़ करते हैं उसमें तो काफ़ी अच्छा होता है। तो देखते हैं, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 374 किलोवाट घंटा, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग। अब देखिए कृषि की बात करें तो 76% जो आबादी है वो कृषि में संलग्न है। साथ ही कुल खाद्यान्न उत्पादन का 326.6 लाख MT है। विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है ये देख लेते हैं थोड़ा। मखाना और लीची में तो प्रथम है, मक्का में द्वितीय, शहद में चौथा और चावल में पाँचवा, गेहूं में छठा। ठीक है, कर्पूरी सम्मान निधि, किसानों को वार्षिक 3,000 सहायता दी जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर्पूरी सम्मान निधि जो PM किसान योजना के तहत मिलता है वो तो अलग है, उसी में ऐड करेगी सरकार, जो 4-4 महीने पे मिलता है। तो 4-4 महीने यानी 12 महीने 3 बार में मिलता है। तो इसी में अपना जो है बिहार सरकार ऐड करेगी हर मंथ 1,000। ठीक है, ये बिहार सरकार का अपना होगा, उसमें अपना ऐड करेगी। ठीक है, तो 3,000 आपको याद रखना है। इसे क्या है कि 73.37 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य, जिसमें छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चैन, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर ETC का निर्माण करना शामिल है। बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन का गठन होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि राज्य को कृषि स्टार्टअप का हब बनाना, GI टैग प्राप्त उत्पादों के विपणन हेतु समर्पित बाजार उपलब्ध कराने और ग्रामीण कृषि हाट के विकास हेतु इसका गठन किया जाएगा। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत फसल के उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक तो दलहनी है, हम इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दलहनी फसल है, तेलहनी है, मक्का, फल और सब्जी, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस प्रबंधन हेतु डिजिटल कृषि निर्देशालय का गठन किया जाएगा। कृषि यांत्रिक को सुदृढ़ करने के लिए AI युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। सहकारिता के क्षेत्र में देखिए तो 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट की स्थापना की जाएगी। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रयाम में बंद पड़े चीनी मिलों के भूमि पर सरकारी चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। पर्यटन की बात करें तो PPP मोड पर 2 5 सितारा यानी 5 स्टार का निर्माण क्रमशः पटना और राजगीर तथा एक 5 सितारा होटल का निर्माण वैशाली में प्रक्रियाधीन है, यानी यहाँ पे किया जाएगा और एक में प्रक्रियाधीन है अभी। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सोनपुर मेला का विकास किया जाएगा। और साथ ही केंद्र सरकार के प्रसाद योजना
जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत अंबिका भवानी मंदिर जो सारण में उपस्थित है उसका विकास किया जाएगा। ऊर्जा के मामले में देखें तो अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है और 2026-27 में राज्य की अधिकतम मांग 9600 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। पथ निर्माण विभाग में 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बिहार में केंद्र के द्वारा अभी 4 एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन है। तो कौन कौन है वो 4? तो बनारसी, कोलकाता, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, रक्सौल, हल्दिया, पटना और पूर्णिया। आगे देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में तो संपूर्ण राज्य के 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप शुरू करने की योजना है। 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप शुरू करने की योजना। वर्तमान में 6 जिलों में 100 महिला स्पेशल पिंक बस शुरू किया गया है। कौन कौन है 6 जिला? तो गया, पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा। 100% डीजल चलित सार्वजनिक बसों का CNG प्लस CNG-S EV में यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में रूपांतरण करने की योजना है। खेल आगामी वर्षों में निम्न खेल बिहार में प्रस्तावित, जैसे 2026 में FIH हॉकी प्रो लीग होगा और 2028 में नेशनल यूथ गेम, 2030 में विश्व कप हॉकी राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। 2034 में राष्ट्रीय खेल, तो ये ध्यान देने की थोड़ा ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य के। तो राज्य के मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? तो 104। राज्य के मातृ मृत्यु अनुपात 104। शिशु मृत्यु दर 23 है। दरभंगा, बेगूसराय में आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में होम्योपैथिक कॉलेज तथा पटना में तिब्बी कॉलेज का निर्माण होगा, ठीक है। प्रखंड स्तर पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। तो ये हमारा था बिहार बजट। और अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जो भारत का भी बजट देखेंगे और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण भी देखेंगे, चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन था। 71 BPSC में पूछा था, 71 BPSC में भी पूछा था और पहले भी पूछा जा चुका है बहुत बार, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और मैं आगे आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।